Hello guys, I'm back with my new video on a new topic and the new topic is the French Revolution. आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और ये है उसका इंट्रोडक्शन. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 की जो सुबह थी, उस सुबह को पेरिस को लोग डरे हुए थे. The king had commanded his troops to move into the city. जो किंग थे, वो अपने ट्रूप्स को आज्ञा दे दिए थे कि अब आप सिटी के अंदर मूव कीजिए. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Rumors मतलब होता है अफवाह. ये अफवाहें फैल गई कि वो बहुत जल्द ही ऑर्डर दे देंगे अपने आर्मी को कि वहाँ पे जितने लोग हैं उन सब पे गोली चला देने के लिए. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and formed the People's Militia. कुछ 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के जस्ट आगे आ गए और इकट्ठे हो गए और पीपल्स मिलिटिया मतलब अपनी एक खुद की आर्मी बनाए. दे ब्रोक मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. वो लोग बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिए हथियार खोजने के लिए. फाइनली सम पीपल स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन. फाइनली कुछ पीपल वहाँ का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उसका नाम था बेस्टाइल, उसे तोड़ दिए. इस सो इस सोच में वो तोड़ दिए उसे कि उन्हें वहाँ बहुत सारा हथियार मिलेगा, उस वजह से वो उसे तोड़ दिए. इन द आर्म्ड फाइट द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड दो देवर ओनली 7 ऑफ देम. इस हथियार वाली लड़ाई में जो बेस्टाइल का कमांडर था उसे मार दिया गया था और जितने भी कैदी थे उन्हें रिलीज कर दिया गया था. भले ही साथ ही कैदी थे लेकिन उन्हें भी रिलीज कर दिया गया था. उन सातों कैदियों को अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल कर लिया गया था. The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. जो बेस्टाइल था उससे सभी लोग नफरत करते थे इस वजह से क्योंकि वो जो राजा था उसका डिस्पोटिक पावर मतलब उसके पास जितना पावर है उसको वो दिखाता था. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. जो फोर्ट्रेस था उसे डिमोलिश कर दिया गया था मतलब कि गिरा दिया गया था तोड़ फोड़ कर. और इसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे मतलब जो इसके छोटे छोटे टुकड़े थे उसे मार्केट में बेच दिया गया उन लोगों को जो लोग इस तबाही इस डिस्ट्रक्शन का याद अपने घर में रखना चाहते थे उन लोगों को. द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग इन बोथ पेरिस एंड द कंट्री साइड. उसके बाद के जो दिन आए उसमें पेरिस में और पूरे फ्रांस मतलब कि पूरे कंट्री में बहुत सारे रायोट्स हुए. मोस्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. जो वहाँ पर मैक्सिमम पीपल थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो गया है उसको लो करने के लिए. मच लेटर when historians looked back upon this time they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at this time did not anticipate this outcome. जब हिस्टोरियंस इस टाइम पे वापस रिसर्च करना शुरू किए तो उन्हें दिखाई दिया मतलब कि वो इस टाइम दिखाई नहीं दिया मतलब वो लोग इस रिसर्च करने पर इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो समय था वो बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स मतलब कि जो इवेंट्स था उसका चेन का बस शुरुआत था जिसके बाद फ्रांस का जो किंग था उसको मारा गया था. दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. जो मैक्सिमम पीपल थे फ्रांस के उस समय इस आउटकम में एंटिसिपेट नहीं किए थे. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये क्यों और कैसे हुआ था इस चैप्टर में हमें वही देखने के लिए मिलेगा. तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी. फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसा था. इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस. 1774 में लुई 16 नाम का एक राजा था जो कि किंग्स के बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. बॉर्बन फैमिली वो बिस्किट वाला फैमिली नहीं, वो एक किंग्स का अलग फैमिली था. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य फैमिली चल रहा था वैसा ही एक बॉर्बन फैमिली था. तो वो फ्रांस का थ्रोन एसेंड किया मतलब कि अपने पिता के बाद वो राज किया.
He was 20 years old and got married to the Austrian princess Mary Antoinette. उस समय वो 20 साल के थे और उनको ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी कर दी गई थी उनकी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस बोला गया है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। He found an empty treasury as long 4 years as long years of war had drained the financial resources या condition of France and also the cost of maintaining an extravagant court at the Palace of Versailles। वो जो राजा थे लुई 16 उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला था, मतलब कि उनका जो खजाना था, राज खजाना, वो खाली था, क्योंकि जो बहुत लंबे समय से वॉर चलते आ रहा था उसमें जो फाइनेंशियल कंडीशन था फ्रांस का, वो बह गया था, मतलब कि खाली होते चला गया था। और जो मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट का मतलब कि आलीशान जो उनका दरबार रहता था उसको मेंटेन करने के लिए भी जो पैसा खर्च होता था, वो उसके वजह से भी वो जो ट्रेजरी था वो खाली होता चला गया था। और ये पैलेस था वर्सेल्स में, एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स यहाँ लिखा है। वर्सेल्स एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये पैलेस था। अंडर हिम फ्रांस France helped 13 American colonies to gain independence from the common enemy Britain। लुई 16 के अंडर फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस गेन करने में, जो कि एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। अभी तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है, लेकिन उस समय ब्रिटेन के अंडर आता था। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर्स। ये जो वॉर था इसमें 1 बिलियन लिवर से भी ज़्यादा खर्च हुआ था। ये जो लिवर्स है ये है एक यूनिट ऑफ करेंसी है, मतलब कि इंडिया में जैसे रुपी चलता है उसी तरह एक करेंसी का यूनिट है जो कि फ्रांस में चलता था 1794 तक। उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस था उसे मीट करने के लिए, मतलब कि उसको पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो रेगुलर एक्सपेंसेस क्या क्या थे? मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, मतलब जो उनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज़ थी उसे भी मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता था। उनके जो बड़े बड़े कोर्ट्स थे, दरबार थे, उसे भी मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, जैसे आज हम लोग के पास कितना सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उस समय भी थे, तो उसे भी चलाना था, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसे चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो उसके वजह से जो टैक्स था उसे इंक्रीज़ करना पड़ गया था, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे। French society in the 18th century was divided into three estates and only members of the third estate had to pay taxes। 18th century में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइड की हुई थी, मतलब 3 भागों में बांटी गई थी, जिसमें से सिर्फ थर्ड एस्टेट यानी कि जो लास्ट एस्टेट था, तीसरा वाला, उसे ही टैक्स पे करने के लिए बोला गया था। ये जो हमने आपको बताया अभी कि 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था, ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी एक चार्ट के फॉर्म में। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब। The Society of the Estates was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages। ये जो सोसाइटी था एस्टेट्स का, ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट था जो कि मिडिल एजेस से चलते आ रहा था। फ्यूडल सिस्टम होता है कि एक चीज़ के बदले आपको दूसरा कुछ मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं हम कि मेरे पास 1 किलो आम है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास 1 किलो सेब है, तो मैं उसे 1 किलो आम दूंगा और वो मुझे 1 किलो सेब देगा। ये इस तरह हम फ्यूडल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। peasants मेड 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो वहाँ का 90% पॉपुलेशन था वो पीजेंट्स बनाते थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी पेजेंट्स थे वो जो लैंड कल्टीवेट करते थे उनमें से बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनके पास वो खुद का लैंड था। मतलब कि मैं खेती कर रहा हूँ तो उसमें जो मेरा लैंड है वो वैसे बहुत कम लोग हैं। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the society। जो 60% लैंड था वो नोबल्स, चर्च और जो और अमीर लोग थे सोसाइटी में उन लोगों के पास था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स enjoyed certain privileges by birth। जो मेंबर्स थे फर्स्ट
2 एस्टेट्स के, पहले 2 एस्टेट्स थे क्लर्जी और नोबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मिल जाएगा ये लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप जान लीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स के जो लोग थे वो लोग कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे जन्म से ही। जन्म लेते ही उनके पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस थे जिनसे उनको छूट मिली हुई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट दे वर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये जो प्रिविलेजेस उन्हें मिला हुआ था उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रिविलेज था कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। पिछले कुछ मिनट पहले हमने पढ़ा कि सिर्फ थर्ड एस्टेट को टैक्स पे करना था, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को टैक्स नहीं पे करना था, वही यहाँ पर लिखा गया है। पेजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। वो जो पेजेंट्स थे उन्हें ज़बरदस्ती ऑब्लाइज किया गया था, उन्हें ऑब्लाइज होना पड़ा था कि अपने जो मालिक हैं उनको सर्विस अपना प्रदान करने के लिए, मतलब जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, ये जो उनके सर्विसेज थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स मतलब कि जो उनके मालिक हैं उनके घर में उनके खेत में काम करने के लिए कहा गया। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, अब वो आर्मी में भी सर्व करेंगे या फिर बिल्डिंग रोड्स का जो होता है, सड़कें बनती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये काम उन्हें करने पड़ते थे। The church too extracted its share of taxes, called tithes, from the peasants, and finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनमें से कुछ लोगों को, यानी मतलब कुछ लोगों को, लगभग सभी लोगों को एक टैक्स पे करना था जिसका नाम था टिथेस। वो वो था चर्च के लिए, चर्च देता था टिथेस नाम का एक टैक्स। और फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब चर्च को भी पे करना है और जो गवर्नमेंट है उसको भी पे करना है, तो टैक्स का बर्डन धीरे धीरे बढ़ते चला गया। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था टैक्स, उसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टेल, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उन्हें लगाया गया था इन चीज़ों पर जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, एवरीडे कंजम्पशन के सामानों पर, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको। ये टीथेस जो होता है, जो चर्च लेता था, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स होता है जो सिर्फ चर्च लेता है, जिसमें कि एक पीजेंट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है वो है मेरे पास 100, तो 100 का हमको 1/10 पार्ट जो है चर्च को देना पड़ेगा। और जो टेल है वो एक टैक्स था जो कि डायरेक्टली पे करना पड़ता था हमें स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टैक्सेस के द्वारा पूरे कंट्री का, वो अकेले थर्ड एस्टेट ही उठा रहा था। अब हमने पढ़ा कि इतने सारे टैक्स उन्हें पे करते पड़ते थे, तो उनके पास कितना बर्डन होगा वो हम समझ सकते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो 23 मिलियन था 1715 में, जो कि बढ़कर 28 मिलियन हो गया 1789 में। जस्ट 74 ईयर्स में 5 मिलियन का पॉपुलेशन बढ़ गया। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स could नॉट कीप पेस विद द डिमांड। यही जो पॉपुलेशन बढ़ा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होने लगा फूड ग्रेन्स की डिमांड में। और ये जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो डिमांड के साथ बैलेंस नहीं बना पाया। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्शन उसी लेवल पर हो रहा है, तो वो बैलेंस नहीं बना पाया। So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. हमने पहले पढ़ा था कि बहुत लोग जो थे वहाँ पर फ्रांस के मैक्सिमम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो गया है, इसी वजह से हाई हुआ था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और वो वहाँ का स्टेपल डाइट था। प्राइस बढ़ेगा तो लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे।
Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. जो वहाँ पे मैक्सिमम वर्कर्स थे वो एम्प्लॉयड थे लेबरर्स के रूप में वर्कशॉप्स में, जहाँ के जो ओनर्स थे मतलब वर्कशॉप्स के जो ओनर थे वो उनका सैलरीज यानी कि वेजेस फिक्स कर दिए थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। जो उनकी सैलरीज थी वो प्राइसेस जो बढ़ रहे थे धीरे धीरे उनके साथ बैलेंस नहीं बना पा रही थी। अब प्राइस बढ़ रहा है और मेरा सैलरी उतना ही है तो दिक्कत तो होगी। जैसे कि अगर मेरा सैलरी है 70 रुपीज़ और 70 रुपीज़ सिर्फ चावल का ही कॉस्ट है तो बाकी सामान भी चाहिए, तो उसके वजह से ये बैलेंस नहीं बन पा रहा था। ड्यू टू दिस गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड। इसकी वजह से जो गैप था पुअर और रिच के बिटवीन वो और गहराते गया। गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होते चला गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। चीज़ें बद से बदतर हो जाया करती थी जब ड्रॉट या हेल हार्वेस्ट रिड्यूस कर देता था। यानी कि सूखा, बाढ़ इस तरह की जो चीज़ें अगर आती हैं तो इसमें हार्वेस्ट कम होता था तो उसके वजह से चीज़ें और ख़राब हो जाती थी। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. इसकी वजह से फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ, जो कि आगे चलकर एक कॉमन बात हो गई फ्रांस में ओल्ड रिजाइम के समय। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है एक ऐसा समय मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर हमारा जो बेसिक मीन्स होता है लाइवलीहुड का यानी कि खाना, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ के लिए भी हमारे पास मतलब फिक्स नहीं होता है कि हमें वो मिलेगा कि नहीं। एंडेंजर्ड बोलते हैं ना, वो हो जाता है वो उस समय। ओल्ड रिजाइम होता है एक वर्ड होता है ये यूजुअली डिस्क्राइब करने के लिए एक सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन को। 1789 के पहले इसे फ्रांस में यूज़ किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है। देखते हैं आगे क्या है। ये है हमारा एस्टेट्स का चार्ट कि कौन से लोग किस एस्टेट में आते थे। 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था फ्रांस का सोसाइटी, हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट एस्टेट था क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि चर्च, उसमें जो लोग आते थे वो लोग फर्स्ट एस्टेट में थे। सेकेंड एस्टेट था नोबिलिटी। क्लर्जी से थोड़े से नीचे नोबिलिटी में लोग आते थे जो वो नोबल्स लोग थे। और थर्ड एस्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसेंस, स्मॉल पीजेंट्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबर एक्सेट्रा। जो थर्ड एस्टेट था वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स और इस तरह के लोग जो थे जो पोस्ट वाले थे वो लोग पहले में आते थे थर्ड एस्टेट के फर्स्ट खंदे में। सेकेंड में आते थे जो पीजेंट्स और आर्टिसेंस जिनका कंडीशन थोड़ा ठीक था। स्मॉल पीजेंट्स, सर्वेंट्स और जो लैंडलेस लेबर्स थे वो आते थे सबसे नीचे जिनका हालत बहुत ख़राब था। अब इस इन्हीं लोगों को पूरा टैक्स पे करने के लिए बोला जाएगा तो ये लोग कहाँ से पे करेंगे। अब समझ लेते हैं कि बिग बिजनेसमैन और कोर्ट ऑफिशियल्स के इस तरह के लोग पे कर भी देते हैं, लेकिन पीजेंट्स और आर्टिसेंस वो भी चलिए पे कर देते हैं किसी तरह मैनेज करके। लेकिन जो थर्ड वाले लोग हैं स्मॉल पीजेंट्स, सर्वेंट्स और लैंडलेस लेबर, उन लोगों का कंडीशन ऐसे ही ख़राब है तो वो और कितना टैक्स पे करेंगे। और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को जो अमीर लोग हैं सबसे ज़्यादा, उन लोगों को टैक्स दिया ही नहीं जा रहा है। तो क्या हालत हुआ होगा थर्ड एस्टेट के लोगों का, वो हम समझ सकते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस जो अभी आया, जो हमने पढ़ा अभी, वो इसी वजह से आया था।